ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले खबर बिहार से है, जहां दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। दुलारचंद का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। बाढ़ के अस्पताल दुलारचंद यादव का शव लाया गया है। अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों ने प्रदर्शन कर दिया है। दुलारचंद के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। तो बाढ़ लाया गया है दुलारचंद यादव का शव और यहीं पर बाढ़ के अस्पताल में दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम होगा। और इस दौरान दुलारचंद यादव के समर्थक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी है। दुलारचंद यादव के समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर दुलारचंद यादव के समर्थकों की भीड़ मौजूद है। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर दुलारचंद यादव इस चुनाव में काम कर रहे थे। मोकामा से जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं के लिए प्रचार करने में जुटे हुए थे, जिस दौरान बताया जाता है कि दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई और इस सिलसिले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक दुलारचंद यादव के समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 5 दिन का वक्त ही बाकी है। आप जानते हैं 6 नवंबर वो तारीख है जब बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले मोकामा में ये हत्याकांड जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जंगल राज बनाम सुशासन के इस चुनावी माहौल के बीच ये मर्डर हुआ है और इस मर्डर ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। मोकामा में जन स्वराज के समर्थक दुलारचंद यादव की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव के पोते ने जेडीयू के बाहुबली अनंत सिंह पर उंगली उठाई है। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार है मोकामा से। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह ही इस वक्त सवालों के घेरे में। दुलारचंद यादव के परिवार ने अनंत सिंह पर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के बाहुबली सूरजभान का काम है। और इस बीच दोनों पक्षों की ओर से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। एक ओर दुलारचंद यादव के समर्थक कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ, लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया, पथराव हुआ, गोली मार दी गई। और दूसरी ओर अनंत सिंह के समर्थकों ने वीडियो जारी किया है। उस वीडियो के हवाले से वो दावा कर रहे हैं कि हमला जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से हुआ था और समर्थकों के उस हुजूम में दुलारचंद यादव थे जो हमला कर रहे थे। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन चुनावी माहौल के बीच ये हत्या हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इस हत्या से उठा सियासी तूफान अभी थमने वाला नहीं है। इस बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर एक वीडियो है जमकर वायरल हो रहा है, जो हमले के ठीक बाद का वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो जन स्वराज समर्थकों का बताया जा रहा है, जिसपे जन स्वराज के समर्थक अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं। अर्टिका में मैं मौजूद था, उस अर्टिका पे भी उसके समर्थकों ने ईंटा चलाया है और यहाँ देख लीजिए सामने क्या हो रहा है। गोली से सामने देख लीजिए फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। गाड़ी को फोड़ा गया, देख लीजिए प्रियदर्शी पीयूष का इनोवा है, इसी से वो सफर करते हैं, आपने देखा होगा। इस गाड़ी को फोड़ा गया है। किसान समाज के लोग को मारेगा। तो एक तरफ अनंत सिंह पर यह आरोप लगाते जन स्वराज पार्टी के समर्थक और दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो जन स्वराज के प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं। अनंत सिंह के समर्थक की ओर से जारी वीडियो वायरल है। वीडियो में दावा किया गया कि हमला अनंत सिंह के समर्थकों ने नहीं किया, बल्कि जन स्वराज के समर्थकों ने हमला किया था और उनके साथ दुलारचंद यादव भी इस हमले में शामिल थे। वो भी पथराव कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। ये आरोप है अनंत सिंह के समर्थक आरोप लगा रहे हैं जन स्वराज पार्टी के समर्थकों पर। ये यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, हाथ में मारा है, ब्लड निकल रहा है। देखिए ब्लड देखिए निकल रहा है, हाथ में मारा है लाठी से, लाठी ईंटा से मारा है, हाथ पकड़ के।
तो मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अनंत सिंह और 5 समर्थक उनके, जिन पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। दुलारचंद यादव के परिवार ने एफआईआर दर्ज करा दी है और ये एफआईआर जेडीयू उम्मीदवार मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह पर भी दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत सिंह और उनके 5 समर्थकों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है बीच चुनाव में। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से एफआईआर कटवाई गई है अनंत सिंह के खिलाफ। कई वीडियोस सामने आ रहे हैं और उन वीडियोस का हवाला देकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, मोकामा में बाहुबलियों के बीच बड़ी चुनावी टक्कर। आरजेडी से बाहुबली सूरजभान की पत्नी है वीना देवी, वो चुनाव के मैदान में हैं और जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। उन्हीं के खिलाफ हत्या का यह केस दर्ज हो गया है, लेकिन अनंत सिंह ने बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये काम सूरजभान का है। सूरजभान जांच में सब कुछ साफ हो जाने की बात कह रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। तो दोनों बाहुबलियों को आपने सुन लिया। वैसे दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सीधे नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, उन्होंने बाहुबलियों वाली पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साधा है। चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए? जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। देखिए, दुलारचंद यादव से अनंत सिंह की आखिर दुश्मनी क्या है, ये लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि आरोप यहां पर अनंत सिंह पर लग रहे हैं कि उन्हीं के समर्थकों ने दुलारचंद यादव की हत्या करवा दी। ऐसे में लंबे समय तक आरजेडी से जुड़ाव दुलारचंद यादव का रहा है।
लालू के वो करीबी माने जाते हैं। 1990 में अनंत सिंह के भाई के खिलाफ वो चुनाव लड़े, हालांकि अलग बात है कि वो हार गए थे चुनाव। अच्छा, इसके अलावा 2022 में जब मोकामा में उपचुनाव हुआ था, जिसपे अनंत सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार थी, तो उसमें उनका समर्थन किया था। पिछले कुछ समय से जनसुराज के वो समर्थन में प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद यादव पर हत्या, आमसा के कई मुकदमे दर्ज हैं। दुलारचंद यादव पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में अब दुलारचंद यादव की हत्या और दुलारचंद यादव की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल नीतीश के सुशासन पर और साथ ही राजनीति में बाहुबलियों के वर्चस्व पर। अनंत सिंह पर आरोप लगे हैं, सियासत उफान पर है। महागठबंधन की ओर से एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से भी जवाब देने में देर नहीं लगाई गई। ये जांच का विषय है, लेकिन जो जिनकी हत्या हुई है वो भी एक दुर्दांत अपराधी थे और क्यों हुआ है ये तो जांच का विषय है। क्या लग रहा है खूनी खेल शुरू हो गया? क्या राजनीति के आड़ में खूनी खेल शुरू हो गया है? राजनीति में कहीं खूनी खेल का जगह नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता जरूर कायम रहे कि आईना रख करके ही टिप्पणी किया कीजिए। कौन सा आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? 2 दिन पहले के एएसआई की हत्या हुई, कौन सा है? महाजंगल राज बोलूं, मणिपुर जैसे हालात बोलूं, कल मोकामा में एक हत्या हुई, क्या बोलूं प्रधानमंत्री जी? देश के प्रधानमंत्री हैं। घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। महागठबंधन ने 254 उम्मीदवार उतारे हैं और इसका मतलब यह है कि 11 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसे दोस्ताना लड़ाई कहना वाजिब रहेगा या फिर एक दूसरे की कब्र खोदना, ये तो अब नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसी एक सीट है गोराबोराम, वहां की जनता का मूड क्या है, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। गोराबोराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त अब मौजूद है। जनता का मूड क्या है, यहाँ का मिजाज क्या है, ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपका नाम? देवचंद चौधरी। ये बताइए, इस बार मैं अगर गोराबोराम की बात करूं, यहाँ किसका माहौल नजर आ रहा है? मुद्दे कौन से प्रभावी रहने वाले इस चुनाव? मुद्दे प्रभावी परिवर्तन यहाँ जनता चाह रही है, क्योंकि 20 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ कुछ। और एक भाईचारा जो समाज में है, हम लोग गाँव में है, भाईचारा जो आपसी परंपरा जो सदियों पुराना जो था वो बीजेपी तोड़ने का काम कर रहा है। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए परिवर्तन चाहिए। अच्छा, ये चीज़ों से आप आहत होते हैं कि मतलब जो मनमुटाव नहीं होने चाहिए उन मुद्दों पर भी जो है वो मतभेद है, मनभेद है, आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, आहत करती? बहुत दिल में आहत होती है, क्योंकि एक पेड़ एक शाखा होता है, समाज एक शाखा है और उसके डल्ली जो है वो विभिन्न जाति के लोग हैं। और वो अगर एक डल्ली को काटा जाए और उसको आहत पहुंचाया जाए तो पूरे वृक्ष को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। तो हम लोग समाज में रहने वाले हैं, तो समाज में अगर किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा या किसी तरह जात पात का बात होता है तो एक आहत होता है, मानवता को सबसे बड़ा चोट लगता है। इसलिए हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस बार का चुनाव में बदलाव बहुत जरूरी है, और वो स्टेट हक में भी है, सेंटर के हक में भी है। आज जो हमारी विधायिका जीत के गई, बस जीत के गई, मोदी जी के नाम पर गई। जो इस इलाके का बिरोल है, इधर कोसी बांध है, इस इलाके का जो जल जमाव का समस्या है, ये इससे मुफ्ती नहीं मिलता है आज तक। वो उम्मीद को उसने पूरा नहीं किया। इस गांव का बच्चा है अफजल अली खां, हर दिल अजीज है। ये हालात को देखते हुए ये खड़े हुए हैं, हर आदमी चाहता है कि इनको हम मौका दें। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? इस बार के चुनाव में ये लग रहा है कि यहाँ का जो विधायक था 5 साल में, स्वर्ण सिंह,
पूरा पानी में जनता फंस गए, उसके बाद देखने के भी नहीं आया। आप जो वोट मांग रहे हैं किस आधार पे वोट मांग रहे हैं, इस जनता पूछ रहे हैं, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉलेज है 5 साल से पड़ा हुआ है, वैसे ही भैंस उसमें बांध रही है, फिर विकास नहीं हुआ। वहाँ पे जब तक बच्चा लोग दूसरा से पढ़ने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है, बताइए कहाँ विकास हुआ है। इस इलाके में क्या क्या चीजों की जरूरत? बहुत चीज कमी है, जैसे कि रोड है, बच्चे लोग की शिक्षा, बहुत रोजगार। हम लोग ऐसे इतना युवा है, अगर रोजगार हमारे गांव में कंपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री कुछ रहेगा तो हम लोग उसमें काम करेंगे। आप लोगों के भी घरों से लोग इधर से बाहर, बिहार से बहुत बार हम लोग के बहुत परिवार रहते हैं, ट्रेन में इतना भीड़ रहता है ना, हम लोग मर जाते डब्बे में। जैसे कि बहुत सारे लोग दवा बहुत सारे खाने पीने का व्यवस्था, बहुत चीज का तंगी से। अगर हमारे गाँव में अगर फैक्ट्री, बहुत सारे चीज, शिक्षा, सब चीज रहेगा तो हम अपने गाँव में रहेंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे, दिल्ली मुंबई कहीं भी नहीं जाएंगे। हम लोग अपने त्योहार में हमारे गाँव में सब परिवार के साथ मिलजुल के मनाएंगे। इन इलाकों में जब पानी और बाढ़ की इतनी समस्या है, जो तमाम नेता वगैरह आते हैं, उन लोगों को आपने अपनी ये प्रॉब्लम्स बताई और अभी के जो सरकार है, अभी का जो एनडीए सरकार है, इसमें आपको विकास देखने को बहुत मिलेगा। अभी आप खड़ा हैं, वहाँ पे पक्का सड़क है, पहले यहाँ पे पक्का सड़क नहीं हुआ करता था। आप यहाँ के देख लीजिए, बहुत पिछड़ा मोहल्ला है ये। यहाँ पे अभी सरकार 5 किलो पर महीने अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मुहैया करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। यही रहते हैं आप यही रहते हैं? जी, इसी गाँव के बगल से है, इसी गाँव के बगल से है, हम रसियारी साइड से है। गाँव के लड़के तो कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम यहाँ के बता रहे हो गलत। आप यहाँ पे मैम वहाँ पे ये देख रहे हैं, ये पक्का सड़क बना हुआ है, किसका बना हुआ है? ये तो इसी सरकार में बना हुआ है ना। अब ये लोग कुछ कहेंगे, इसका तो कोई ये नहीं है। विरोधी तो बहुत कुछ कहता है, इसका मतलब तो ये नहीं है जो वही बात सही है। हम कहते हैं उसको भी आप यकीन करिए ना। ठीक तरीके से 5 साल में जो विकास चाहिए था वो इस गांव को मिल गया, पूरा मिल रहा है। जो बचा हुआ है वो आगे आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा विकास हुआ है पहले के अपेक्षाकृत, तो बहुत विकास हुआ है। आप देखिए ना कितना % आपको हर जगह मिल जाएगा पक्का मकान। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में पक्का मकान है। ये आप अंदर बस्ती में जाइए ना। अरे आप जहाँ खड़े हैं वहाँ के लोग यहाँ की समस्या बता रहे हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम बताएं। आपकी नजर में अगर कोई काम हुआ है वो गिनाइए, ये नहीं कह सकते कि सामने वाला झूठ बोल रहा है ना। हाँ। यहाँ अभी हैं प्रत्याशी हैं, उनसे पूछिए। इनकी पत्नी थी विधायक, तो आपकी पत्नी थी विधायक, अभी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, उनसे जाके पूछिए आप 5 साल कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी 5 साल, बाढ़ में कहाँ थी, बस इतना सवाल पूछिए आप। यहाँ आपके ठीक बगल में प्रत्याशी खड़े हैं, आप जाके बस इससे आप इतना पूछिए, बाढ़ में कहाँ थे, आपकी पत्नी कहाँ थी, बस इतना सवाल हम लोग को। मिलाकर ये वो युवा हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। गौराबाराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ। खास तौर पर इनका कहना है कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि बाढ़ का पानी इनके घरों तक दाखिल हो जाता है और ये सड़कों पर आ जाते हैं, और इस इलाके को जिस विकास की दरकार रही है वो अब तक यहाँ पहुंचा नहीं है। ये समस्या यहाँ की है, और जो इससे पहले विधायक रही उनको लेकर खास तौर पर नाराजगी इस इलाके में लोगों में नजर आ रही है। यहाँ एक रैली हो रही है नजदीक में ही, जो अभी बीजेपी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए यहाँ पर रैली हो रही है, वो यहाँ मौजूद भी है। लेकिन इस रैली में जो लोग शामिल हैं वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि विधायक कहती क्या है, वो कैसे मंच से ये बताती हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे RA स्टूडियो के भीतर जो बंधक संकट देखने के लिए मिला, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ऑडिशन के नाम पर जो बच्चे आए थे उनमें से 17 मासूमों को अचानक बंधक बना लिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, बाहर पुलिस और अंदर आतंक का राज था। मासूम बच्चे भीतर से हाथ हिलाकर अपने लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। स्टूडियो के बाहर बच्चों के माता पिता, अभिभावक, उनका रो रो कर बुरा हाल था। दरअसल मुंबई के RA स्टूडियो में एक OTT प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। 100 से ज्यादा बच्चे पहुंचे थे। दोपहर में लंच टाइम हुआ और तब तक करीब 80 बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन 17 के आसपास बच्चे जो भीतर ही रह गए। और तभी स्टूडियो में दाखिल हुआ रोहित आर्य, उसने दरवाजे बंद किए, सबको बंधक बना लिया। इस दौरान रोहित आर्य ने आग लगा देने तक की धमकी दी। बाहर अफरा तफरी मची। करीब 1:15 बजे के आसपास बच्चों ने शीशे से बाहर झांककर मदद के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। देखते ही देखते मुंबई पुलिस की QRT, ब्लैक कैट, कमांडोज की टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम सब मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोपी हर बार सिर्फ धमकी दे रहा था। और इस बीच पुलिस ने पीछे का रास्ता अपनाया, बाथरूम का शीशा तोड़ा और उसके जरिए पुलिस की टीम इस RA स्टूडियो के भीतर दाखिल हुई। मुंबई पुलिस ने करीब 2 घंटे के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 17 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान आरोपी मारा गया।
पवई में स्टूडियो में पुलिस ने पिस्टल, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सॉल्यूशन, लाइटर्स बरामद किए हैं। जो मृत आरोपी है रोहित आर्य, उसके खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवई में मुंबई पुलिस के सफल ऑपरेशन की सराहना की है। पवई का जो मामला है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके का ये सारा मामला सामने आया हुआ है और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। पवई के स्टूडियो में रोहित आर्य ने 17 बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को भी बंदी बना रखा था। उनमें से एक बच्ची के पिता ने दहशत के उन लम्हों के बारे में एबीपी न्यूज से बात की है। वो सास जो बाहर आ रही थी ना, उसका दरवाजा ही नहीं, दरवाजा पड़ गया, वो उनके इधर से सिर पर लगाया, सिर पर लगा और उनकी दरवाजे की कांच इधर लगी। वो बहुत ब्लडिंग बहुत आया ब्लडिंग। केमिकल भी स्प्रेड किया। हाँ, केमिकल शूटिंग के लिए क्या गया, शूटिंग के लिए वो बोले कि फटाकड़े बॉम्ब बीम सब तय हो उधर रखा था, उसने बजाए भी फटाकड़े हुए बॉम्ब हुए। हम लोग छोटे बच्चे कैसे नहीं वो सीन है ना, इसलिए बोले कि फटाकड़े बॉम्ब बीम चाहिए, ऑयल भी लो सब डाला कर रखा था वो। और इस बीच रोहित आर्य का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अनशन पर बैठे रोहित आर्य की तबीयत बिगड़ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। गुलाबी रंग की शर्ट पहने रोहित को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में तब भर्ती कराया गया था। वीडियो में रोहित के साथ उसकी पत्नी भी नजर आ रही है। पुराना वीडियो है, पुणे का बताया जा रहा है, साल 2024 का है। अगस्त के महीने में शिक्षा विभाग से अपना बकाया पैसा न मिलने से परेशान रोहित आर्य आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। करीब 2 हफ्ते से ज्यादा दिन तक वो लगातार बिना खाए पिए अनशन कर रहा था और इस वजह से रोहित की तबीयत फिर 19 अगस्त 2024 को बहुत बिगड़ गई थी। तब उसे पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रोहित आर्य पुलिस की गोली से मारा गया है। उसके बाद पुराना विवाद पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के साथ सामने आ रहा है। केसरकर जो पिछली एकनाथ शिंदे सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री थे, उनके साथ रोहित आर्य की एक तस्वीर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रोहित आर्य ने उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रोजेक्ट किया था कोई सरकार के लिए, जिसका करीब 2 करोड़ रुपए का बकाया था भुगतान, जो उसे नहीं मिला था और इसी को लेकर उसमें नाराजगी। तो जो पूरा विवाद है इस पर महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान सामने आया है। केसरकर कह रहे हैं कि सरकार के काम करने का एक तरीका होता है, अगर बिल बकाया था तो संबंधित विभाग से बात करनी चाहिए थी। बच्चों का अपहरण करना सिरे से गलत। सरकारची काम करायची एक पद्धत असते आणि त्या चौकटीमध्ये सर्वांनी काम करायला लागतं। अशा तऱ्हेने कोणाला तरी ओलीस धरणं हे चुकीचं आहे। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार के बनेर में चुनावी रैली। नहीं करोगे जब तक अच्छी सरकार और बुरी सरकार का अंतर नहीं करोगे, जब तक अंधकार युग और विकास युक्त युग इसके अंतर नहीं करोगे, तब तक बिहार का विकास होना असंभव है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि जो विकास की गति नीतीश कुमार ने पकड़ी है, जिसको भरपूर आशीर्वाद मोदी जी का है, उसको स्थिरता चाहिए, उसको स्थिरता के साथ आगे बढ़ाने का काम हमको करना होगा। और अगर ये करना है तो याद रखना कि इसी बिहार ने लालू राबड़ी के राज में अपहरण को उद्योग के रूप में देखा है। अपहरण होता था, फिरौती होती थी और फिरौती की रकम वो कहीं और नहीं तय होती थी, वो सत्ता के गलियारों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास में फिरौती की रकम तय होती थी। आप बताइए, ऐसी सरकार को कभी आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये अपहरण उद्योग, यहां से डॉक्टर चले गए, यहां से इंजीनियर निकल गए, यहां से लॉयर निकल गए, यहां लोग छोड़ करके दिल्ली बसने लगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि जंगल राज यहां पर था और जंगल राज को इन्होंने प्रश्रय दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, एक मुख्यमंत्री लालू यादव, उसने एक रैली बुलाई थी 2003 में और बार बार उसको याद रखना। क्या था रैली का नाम?
तेल पिलावन लठिया भाजन, तेल पिलावन लठिया भाजन। हर कोई रैली में लठ लेकर के आया था और मुझे याद है मैंने पटना की सड़कों पर देखा, उन्होंने लाठी भांजी, गांधी मैदान में लाठी भांजी और लाठी भांज करके पूरे बिहार को संदेश दिया था कि जो इस लाठी के आगे आएगा, यानी जो लालू के आगे आएगा, वो नष्टो नाबूद हो जाएगा। एक खौफ और डर का वातावरण बनाने का प्रयास उस समय हुआ था। बोलिए, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को फिर से आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, मुझे विश्वास होना चाहिए। आने दोगे क्या? आपको शहाबुद्दीन के बारे में मालूम है क्या? नाम सुना है क्या? मैं पुराना बिहारी हूं, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मैंने देखा है इसका खौफ। मैंने देखा है सीवान से लेकर के, चंपारण से लेकर के और ये मोतिहारी से लेकर के सीमांचल तक किस तरीके का खौफ था। और ये कौन था शहाबुद्दीन? ये शहाबुद्दीन आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक था, लालू के बगल में बैठा करता था और इसने आतंक मचाया हुआ था। इसके आतंक से सीवान के एसपी को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। बोलो, ऐसा राज फिर से चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? और इन्हीं के लालू के बेटा तेजस्वी ने शहाबुद्दीन के बेटा ओसामा को फिर से टिकट दिया है। यानी ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये नहीं सुधरेंगे। इनको वही तरीका याद है और ये हमेशा इसी तरीके से राज करते रहे हैं। तो लालू की बाहुबलियों से नजदीकी और लालू के समय के जंगल राज का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा बिहार के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एटीएस और आईबी की संयुक्त टीम ने जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों से 3 संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया। इन मौलवियों के आतंकवादी गतिविधियों से संबंध होने के इनपुट मिल रहे हैं। जोधपुर के चोखा, पीपाड़, संचौर में ये कार्रवाई की गई है और तीनों संदिग्ध लंबे समय से खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। इन पर विदेशी फंडिंग के जरिए धार्मिक संस्थानों के माध्यम से नेटवर्क फैलाने का शक है। चोखा से अयूब की गिरफ्तारी के बाद पीपाड़ निवासी मसूद कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन एटीएस टीम ने लगातार निगरानी के बाद उसे धर दबोचा। फिलहाल तीनों से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आर्य समाज के ऐतिहासिक विश्व महासम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लेकर चल रहे हैं। आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की इस भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसका आर्य समाज हकदार था। साथियों, आर्य समाज अपनी स्थापना से लेकर आज तक प्रबल राष्ट्र भक्तों की संस्था रही है। आर्य समाज निर्भीक होकर भारतीयता की बात करने वाली संस्था रही है। भारत विरोधी कोई भी सोच हो, विदेशी विचारधाराओं को थोपने वाले लोग हो, विभाजनकारी मानसिकता हो, सांस्कृतिक प्रदूषण के दुष्प्रयास हो, आर्य समाज ने हमेशा इनको चुनौती दी है। मुझे संतोष है कि आज जब आर्य समाज और उसकी स्थापना के 150 वर्ष हो रहे हैं, तो समाज और देश दयानंद सरस्वती जी के महान विचारों को इस विराट स्वरूप में नमन कर रहा है। साथियों, स्वामी श्रद्धानंद जैसे
आर्य समाज के अनेक मनीषी जिन्होंने धर्म जागरण के जरिए इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी, आज ऐतिहासिक क्षण में उन सबकी ऊर्जा और आशीर्वाद भी शामिल है। मैं इस मंच से ऐसी कोटि कोटि पुण्यात्माओं को नमन करता हूं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।